अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम इससे पिछले लेक्चर्स में ये बहुत इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि थिन फिल्म डेपोजिशन जो है उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, और उसमें हमने कुछ टेक्निक्स को इन डेप्थ डिस्कशन की है और कुछ को बाद में करेंगे। लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं, और वो ये है कि जब भी थिन फिल्म डिपॉजिट करते हैं, वो चाहे जो भी मेथड हो, जब उसने सबस्ट्रेट के ऊपर जाकर डिपॉजिट होना होता है तो मोस्टली हमारा प्रिकर्सर लिक्विड फॉर्म में यानी वेपर फॉर्म में होता है, तो उसने वहाँ जाके सॉलिडिफाई होना होता है। अब जो जब वहाँ पर वो सॉलिडिफाई होती है, थिन फिल्म बनती है, मटेरियल हमारा प्रिकर्सर वहाँ पर सॉलिडिफाई होता है, तो सॉलिडिफिकेशन आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लिएशन पहले होती है और वो स्टेबल न्यूक्लियाई बनने के बाद वहाँ पर ग्रोथ होती है। अब थिन फिल्म जहाँ पर हमारे पास जो डायमेंशंस हैं उसकी फ्यू नैनोमीटर्स होती हैं, वहाँ पर न्यूक्लिएशन किस टाइप की होती है, उसमें कौन कौन सी बुनियादी मोड्स हैं जो न्यूक्लिएशन के एग्जिस्ट करते हैं थिन फिल्म टेक्नोलॉजी या थिन फिल्म डेपोजिशन में, उन्हें हम आज डिस्कस करते हैं। चूँकि ये हर एक टेक्निक में न्यूक्लिएशन इन्वॉल्व है, तो इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि बुनियादी तौर पे ये न्यूक्लिएशन प्रोसेस ही होता है जो एक्चुअली हमें फाइनली डिफाइन करता है कि हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी, मॉर्फोलॉजी आएगी, वो किस टाइप की आएगी। वो क्रिस्टलाइन आएगी, वो अमॉर्फस आएगी, या वो सेमी क्रिस्टलाइन टाइप की चीज़ होगी। सबसे पहले हमारे पास आपको ये अगर नज़र आ रहा हो तो ये आइसलैंड ग्रोथ है, यानी ये जो न्यूक्लिएशन मैकेनिज़्म है, इसमें आपके पास जो ऊपर से लेट्स सपोज ये आपने प्रिकर्सर को वेपराइज किया और ये मूव कर रहा है यूं। अब इसमें ये वाले जो एटम्स आ रहे हैं, जो वेपर्स आ रहे हैं, ये आपस में इकट्ठे होकर एक आइसलैंड यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। अब ये आइसलैंड बनाते क्यों हैं? क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि ये जो एटम्स वेपर्स आ रहे हैं, इनके दरमियान, इनके एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू सबस्ट्रेट टू प्रिकर्सर, या सबस्ट्रेट टू सोर्स, या सबस्ट्रेट टू वेपर। हमारे पास जो बॉन्ड है, यानी सबस्ट्रेट और इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो वीक होता है, या वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता कंपेयर टू दिस बॉन्ड, कि इन दोनों आपस के दरमियान इनका जो बॉन्ड होता है, तो ये एटम्स ज़्यादा स्टेबल महसूस करते हैं कि अगर आपस में बॉन्ड बनाए। इस वजह से हमारे पास, हम अगर चाहें कि हमारे पास जो एटम जो है ये पूरा एक तरतीब के साथ यहाँ पर डिपॉजिट हों, और एक सिंगल लेयर पहले बनाएं, फिर दूसरी लेयर इस जगह से स्टार्ट करें, दूसरी, फिर तीसरी, तो इस तरह आइसलैंड ग्रोथ में नहीं होता। ये छोटे छोटे आइसलैंड बनाते हैं। अब एक आइसलैंड बना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब इसके ऊपर अगर लेट्स सपोज कोई अगर आइसलैंड आ गया, वो इस टाइप का हो गया कि ये इसके ऊपर यहाँ पर आके एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका नुकसान ये है इस ग्रोथ का, कि हमारे पास जो फिल्म ग्रो होती है वो अमार्फस होती है मोस्ट केसेस में, या आप यूँ भी समझें कि अगर हम इसको बाद पैरामीटर के साथ प्ले कर भी लें, लेकिन हमारे पास फुल्ली क्रिस्टलाइन या एपिटेक्सियल ग्रोथ नहीं होती, जैसे हमें ज़रूरत होती है बहुत सारी एप्लीकेशन में। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन में हम चाहते होते हैं कि हमारे पास जो ग्रोथ हो वो इंतहाई स्मूथ हो, और वो बिल्कुल एटम बाय एटम, लेयर बाय लेयर ग्रोथ हो, ताकि वो, लेकिन ये आइसलैंड ग्रोथ में ऐसे नहीं होता। एक तो इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि इनके आपस के दरमियान बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसकी दूसरी वजह यह है कि जो कंटैक्ट एंगल है, इस केस में कंटैक्ट एंगल आपको मैंने बताया था कि अगर ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक लिक्विड ड्रॉप पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, और एक तीसरा ये ड्रॉप पड़ा हुआ है। इन तीनों में अगर मुझसे कोई पूछे कि इसमें किसका कंटैक्ट एंगल ज़्यादा है, तो इसकी कंटैक्ट एंगल, ये वाला जो एंगल होता है सबस्ट्रेट, ये जिस साइड पे ड्रॉप पड़ा होता है उसका, और ये अगर आप टेंजेंट ड्रा करें इनके एक साइड से, इस सरफेस से आप यूँ टेंजेंट ड्रा कर लें, या इस सरफेस से आप यूँ टेंजेंट ड्रा कर लें, तो ये वाला जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं ये कंटैक्ट एंगल है। इस केस में यहाँ ये कंटैक्ट एंगल है, और इस केस में यहाँ ये कंटैक्ट। तो जितना कंटैक्ट एंगल स्मॉल होगा, वेटेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेट्स सपोज इसका आप देखें, इस केस में कंटैक्ट एंगल बहुत कम है, तो इस वजह से इसकी वेटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये यहाँ पर पूरा ड्रॉप इसके साथ वेट किए हुआ है इस सरफेस को। और इस केस में आप देखें कि कंटैक्ट एंगल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वेटेबिलिटी कम है। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में जहाँ पर इसकी वेटेबिलिटी कम है, और वेटेबिलिटी कम होने की वजह यह है कि इसका कंटैक्ट एंगल बहुत ज़्यादा है। तो कंटैक्ट एंगल ज़्यादा होने की वजह से वेटेबिलिटी कम होती है। वेटेबिलिटी जितनी कम होगी उतना हम क्लोज टू आइसलैंड ग्रोथ की तरफ जाएंगे।
उसके बाद जो दूसरा न्यूक्लिएशन मैकेनिज्म है वो लेयर ग्रोथ है। लेयर ग्रोथ में ये होता है कि आपके पास जो भी वेपर आ रहा है उसकी बहुत अच्छी वेटेबिलिटी होती है, कंटेक्ट एंगल बहुत कम होता है, और वो बिल्कुल लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होती है। पहले एक लेयर यहाँ पर कंप्लीट होगी, यहाँ पर एटम डिपॉजिट होंगे, और फिर इसके ऊपर दूसरी। इस केस में ये लेयर बाय लेयर ग्रोथ इस वजह से ज़्यादा अच्छी है होती है क्योंकि एक तो इन दोनों के दरमियान जो प्रिकर्सर के आपस के एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है उन कंडीशंस के अंदर, बल्कि जो सबस्ट्रेट और उस प्रिकर्सर के एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है और ज़्यादा फेवरेबल होता है। इस वजह से इस केस में हमारे पास जो लेयर ग्रोथ है ये एक तो बॉन्ड की वजह है, दूसरी इसकी जो कंटैक्ट एंगल है, कंटैक्ट एंगल कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा हायर वेटेबिलिटी होती है, तो जो भी प्रिकर्सर आता है वो बहुत अच्छी तरह स्मूथली इसके साथ डिपॉजिट हो जाता है हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर, और ये लेयर बाय लेयर ग्रोथ होती है। तो लेयर बाय लेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत सारी एप्लीकेशन में इसमें कोई डिफेक्ट्स फ्री होते हैं। जो एपिटेक्सियल ग्रोथ होती है या सिंगल क्रिस्टल ग्रोथ होती है वो मोस्टली यही सीक्वेंस फॉलो करती है और उसमें कोई किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं होता, और वो जो न्यूक्लिएशन मैकेनिज्म होता है वो यही होता है। तीसरा और आखिरी जो न्यूक्लिएशन मैकेनिज्म है वो है आइसलैंड लेयर ग्रोथ। उसमें ये होता है कि हमारे पास ये एक लेयर सिंगल बन गई जिसमें सबस्ट्रेट और इसके एटम के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, लेकिन उसके बाद औक़ात ऐसे होता है कि हमारे पास आइसलैंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी जो पहली लेयर बनी उसमें वेटिंग एंगल कंटैक्ट एंगल कम होने की वजह से बहुत हायर वेटेबिलिटी थी, लेकिन जैसे ही ये एक लेयर बन गई उसके बाद ये वाला फिनोमेना जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, इसी फिनोमेना के थ्रू इसके ऊपर आइसलैंड बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस केस में आल्दो कि हमारे पास जो लेयर बनती है वो टाइप ऑफ अमार्फस ही होती है, लेकिन चूंकि इसमें कुछ लेयर बाय लेयर ग्रोथ होती है, लेयर्स बनी होती हैं, इस वजह से ये वाली जो सबसे पहला केस हमने आइसलैंड वाला केस डिस्कस किया ये ज़्यादा हमारे पास अमार्फस लेयर देगा, लेकिन ये वाला जो है ये सेमी अमार्फस या सेमी क्रिस्टलाइन टाइप आप ये समझे, और ये सबसे अच्छी क्रिस्टलिनिटी इसकी होगी। ये वो तीन न्यूक्लिएशन मैकेनिज़्म हैं और इन न्यूक्लिएशन मैकेनिज़्म के साथ आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप सबस्ट्रेट के टेम्परेचर को वेरी करें, आप इसके ग्रोथ मैकेनिज़्म को, ग्रोथ रेट को कम कर दें, आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें जैसे कि एपिटेक्सियल ग्रोथ में होता है, तो ऑफ कोर्स आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। टेम्परेचर के अलावा आप और इन्वायरमेंटल कंडीशंस या कंटैक्ट एंगल या सरफेस ट्रीटमेंट, सरफेस मॉडिफिकेशन करके भी, या आपने अपना जो सबस्ट्रेट है उसकी सरफेस प्रिपरेशन करके भी आप बहुत सारे मोड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कुछ मैं चाह रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट दूं कि न्यूक्लिएशन होती किस तरह है थिन फिल्म डेपोजिशन में। अगले लेक्चर में हम दोबारा वहीं से अपनी थिन फिल्म डेपोजिशन टेक्निक्स जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, मज़ीद बहुत सारी रहती हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।